आज हम ताइपे मेट्रो पे हुए दो बहुत ही भयानक हमलों की बात करने वाले हैं, जो ठीक एक दशक के फासले पे हुए। ये हमले क्या बताते हैं और इनसे क्या सबक मिले? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। चलिए, सबसे ताज़ा हमले के मंजर को ज़रा इमेजिन करते हैं। शाम का वक्त है, रश आवर, लोग काम से घर लौट रहे हैं और तभी एक भीड़-भाड़ वाले स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। ये एक चश्मदीद का बयान है और इससे पता चलता है कि 2025 की उस घटना के शुरुआती पलों में कितना ज्यादा कंफ्यूजन और डर था। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जानते हैं, ये घटना सिर्फ एक हमला नहीं थी। इसने शहर के एक बहुत पुराने जख्म को फिर से हरा कर दिया। इसने लोगों को उस दिन की याद दिला दी जब ताइपे मेट्रो की मासूमियत हमेशा के लिए छिन गई थी। तो हम इन्हीं दो घटनाओं को आधार बनाकर इस पूरी कहानी को समझेंगे। एक 2014 का हमला और फिर लगभग एक दशक बाद 2025 का दूसरा हमला। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 2014 के उस केस की। ये वो घटना थी जिसने ताइवान में पब्लिक सेफ्टी को लेकर लोगों की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। ये हमला एक चलती ट्रेन के अंदर हुआ था। हमलावर ने बहुत सोच समझकर दो स्टेशनों के बीच का सबसे लंबा रूट चुना था ताकि ट्रेन के अंदर फंसे लोगों के पास भागने का कोई भी रास्ता न बचे। इस हमले में 4 लोगों की जान चली गई। और देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। हर एक नंबर के पीछे एक पूरी कहानी है, एक परिवार है, एक समुदाय है। ये उस त्रासदी की वो मानवीय कीमत थी जिसने पूरे शहर को अंदर तक हिला दिया था। हमलावर चेंगची का मकसद सुनकर रूह कांप जाती है। पूछताछ में उसने साफ साफ कहा कि वो कुछ बड़ा और चौंकाने वाला करना चाहता था। उसने यहाँ तक कहा कि अगर उसके माँ बाप भी उस ट्रेन में होते तो वो उन्हें भी मार देता। उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। इस मामले में कानूनी कार्यवाही बहुत तेजी से हुई, गिरफ्तारी से लेकर फांसी तक। ये पूरी प्रक्रिया करीब 2 साल में ही पूरी हो गई। ये ताइवान के न्यायिक इतिहास के सबसे तेज मामलों में से एक गिना जाता है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इतिहास ने खुद को दोहराया, लेकिन इस बार एक नए और शायद और भी ज्यादा डरावने तरीके से। 2014 वाले हमले से ये बिल्कुल अलग था। इस बार हमला किसी चलती ट्रेन में नहीं, बल्कि शहर के 2 सबसे व्यस्त स्टेशनों पर हुआ। हमलावर एक नहीं बल्कि कई हथियारों, स्मोक बम, पेट्रोल बम, चाकू के साथ आया था। मतलब पूरी तैयारी के साथ। उसने बॉडी आर्मर और मास्क भी पहन रखा था। इस हमले में 3 और जानें चली गईं। एक बार फिर शहर का दिल दहल गया। एक बार फिर पब्लिक स्पेस पर हुई इस हिंसा ने बेगुनाह लोगों को अपना निशाना बना लिया। इस केस में एक बड़ा ट्विस्ट था। संदिग्ध चैंग वैन गिरफ्तारी से बचने के लिए एक बिल्डिंग से कूद गया और उसकी मौत हो गई। इसी वजह से हमले का मकसद पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया। चेंगची ने तो अपने इरादे साफ कर दिए थे, लेकिन चैंग वैन ने ऐसा क्यों किया, ये एक राजी रह गया। तो यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव था। 2014 में हमला एक बंद जगह, मतलब एक ट्रेन के डिब्बे में हुआ था, जबकि 2025 में हमलावर ने एक खुली और भीड़-भाड़ वाली जगह को निशाना बनाया, जिससे डर और अफरा तफरी का माहौल और भी ज्यादा बढ़ गया। हमलों के बाद शहर और अधिकारियों की जो प्रतिक्रियाएं थीं, उनमें भी जमीन आसमान का फर्क देखने को मिला। चलिए देखते हैं कि इस एक दशक में आखिर क्या बदला था। ये टेबल काफी कुछ बताती है। देखिए, 2014 में बहस का मुद्दा था सजा, खास तौर पर मौत की सजा। लेकिन 2025 तक आते आते बहस का फोकस बदल गया था। अब बात हो रही थी रोकथाम की, कि कैसे पब्लिक अलर्ट सिस्टम को बेहतर बनाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। और हाँ, 2014 के बाद कुछ बहुत ही अजीब और विवादास्पद बयान भी सामने आए थे, जैसे कि ये वाला। इस तरह की बातों ने एक बड़ी बहस छेड़ दी थी, जहां कुछ लोगों ने कहा कि ये तो पीड़ितों पर ही इल्जाम लगाने जैसा है। 2025 की प्रतिक्रिया इससे बिल्कुल अलग थी। इन दोनों त्रासदियों के बाद कुछ बुनियादी सवाल आज भी वैसे के वैसे ही हैं, और इन सवालों का जवाब ढूंढना किसी भी समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आखिरकार हम सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, हम अलर्ट सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अचानक और बिना किसी पैटर्न के होने वाले हमलों को पूरी तरह से कैसे रोका जा सकता है? ये वो सवाल है जिसका कोई आसान जवाब किसी के पास नहीं है। ये दो घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि पब्लिक सेफ्टी एक लगातार चलने वाली चुनौती है, और समाज के अंदर छिपा डर कभी भी किसी भी वक्त सतह पर आ सकता है।
अब सवाल ये उठता है कि अगली बार ऐसा होने से रोकने के लिए हम और क्या कर रहे हैं।